बच्चों आज का टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। और उसी में आज हमें देखना है लॉरेंज फोर्स, यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में मूव करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट ऐसे स्पेस में हो, ऐसे क्षेत्र में हो, रीजन में हो जहां इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड है, तो ये दोनों ही फील्ड उस चार्ज पर फोर्स लगाएंगे और टोटल जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस मूविंग चार्ज पर, उस फोर्स को हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो लॉरेंज फोर्स जो हुआ, यानी इसको हम एफएल सिंबल से करते हैं, तो ये हो जाएगा चार्ज क्यू अगर लेते हैं हम लोग, तो उस चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स होता है तो वो लिखेंगे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फील्ड के कारण फोर्स कितना होता है वो देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में अगर E है और चार्ज Q अगर मूव करता है तो वहाँ पे जो उस चार्ज पर फोर्स लगेगा वो Q इंटू E लगेगा। अब प्लस अगर Q चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से अगर मूव करता है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा कोण बना करके करता है, सम एंगल पे करता है, यानी वो पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं होना चाहिए, तो उस समय जो उस पर फोर्स लगता है वो Q V क्रॉस B लगता है। ये टोटल फोर्स हुआ। इस टोटल फोर्स को हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। इसमें Q को आप कॉमन आउट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा E प्लस V क्रॉस B। दिस इज लॉरेंज फोर्स। ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। अब आता है नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट टॉपिक में। अब मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि कोई चार्ज अगर मूव करता है तो उस चार्ज के मूव करने के वजह से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में उस चार्ज पर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है, यानी उसके पथ को सिर्फ वो डेविएट करने का काम करता है, उसे ना रोकने का काम करता है, ना ही उसको एक्सीलरेट, ना ही डिसिलरेट, ना ही उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, ना ही उसकी स्पीड को घटा सकता है, ना ही उस फोर्स के कारण उस चार्ज पर कोई वर्क हो सकता है। कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसके रास्ते को डेविएट करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण मूविंग चार्ज पे जो फोर्स लगता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज मूव करता है उसके मूवमेंट का डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन के जस्ट परपेंडिकुलर होता है वो फोर्स। तो अगर किसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता है और उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई अगर डिस्प्लेसमेंट करता है तो उस फोर्स के कारण उस डिस्प्लेसमेंट पर कोई भी वर्क नहीं होता। ये ऑलरेडी हम लोग मैकेनिक्स में भी जानते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड दे दूं कि होता क्या। सपोज दैट कि कोई चार्ज इधर की तरफ v वेलोसिटी से चल रहा है, और चार्ज बोले तो यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट पॉजिटिव चार्ज से लेना देना है। कोई पॉजिटिव चार्ज अगर v वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में अगर मूव करता है और ये जो डायरेक्शन है ऑलरेडी इस एरिया में जहाँ पे चार्ज मूव करता है उस रीजन में, उस क्षेत्र में ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ ये चार्ज का जो वेलोसिटी वो थीटा है। तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगना है उस फोर्स को हम लोगों ने डिराइव करा, वो होता है Q V क्रॉस B। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शंस के लिए करते क्या है, जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो प्री फैक्टर में जो पहले होता है उसको प्री फैक्टर और बाद को कहते हैं पोस्ट फैक्टर। प्री फैक्टर में आप राइट हैंड का 4 फिंगर रख दो, तो इधर की तरफ मेरा प्री फैक्टर है, उसकी तरफ हमने राइट हैंड का 4 फिंगर रखा और इस तरह से रखना है कि उन फिंगर्स को अगर आप कर्न करोगे तो पोस्ट फैक्टर की तरफ वो मुड़ना चाहिए। तो अब हम V के तरफ, प्री फैक्टर की तरफ अगर हम 4 फिंगर रखेंगे तो इट कैन हैपन कि हम ऐसे भी रखें, ऐसे भी रखें, ऐसे भी रखें,
या ऐसे भी रख सकते हैं, बट अगर ऐसे रखें या कोई भी डायरेक्शन में रखें, अगर इसको हम कर्ल करेंगे तो हमारा 4 फिंगर वो इनवर्ड की तरफ इशारा करेगा, जबकि इसी बोर्ड में, इसी प्लेन में बी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ इस डायरेक्शन में, तो हमें 4 फिंगर को, राइट हैंड के 4 फिंगर को वी के ऊपर इस तरह से रखना है, सो दैट कि अगर वो उसको कर्ल किया, बेंड किया जाए तो वो बी की तरफ वो हिंट करे, इशारा करे। तो उस समय जो थंब का डायरेक्शन होगा वो हमारा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है, और मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है इस चार्ज पर, या यूं कहा जाए इस चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन पर, और ये जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड पर ये जो प्लेन है उस प्लेन पर ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली अपवर्ड है। अब इसी जगह पे अगर यहाँ पे अगर हमने नेगेटिव चार्ज लिया होता, सपोज दैट कि ये चार्ज हमने नेगेटिव लिया है, नेगेटिव चार्ज लिया है, तो नेगेटिव अगर चार्ज लेंगे तो डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे घुमाते हुए थंब को अपवर्ड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन। जब यहाँ नेगेटिव चार्ज लेंगे वेलोसिटी वही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड और एंगल सारा कुछ सेम रहेगा, तो इसके डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। और इसके रिवर्स को दिखाने के लिए बेहतर होता है कि हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं। अगर यहाँ नेगेटिव लगा देंगे इसका मतलब है पहले जो इसका डायरेक्शन था उस डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट हो जाता है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में अगर हम नेगेटिव लगा देते हैं तो वैल्यू तो वही रहता है लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। जैसे अगर इधर की तरफ कोई वेक्टर है हमारा ए, और इस ए में अगर हमने माइनस लगा दिया, यानी ए में अगर हमने माइनस ए कर दिया, इसका मतलब है कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है हमारा तो सेम है बट डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो गया, यानी अब इसका डायरेक्शन इधर हो गया। तो वही बात है, अगर हम वेक्टर क्वांटिटी के वैल्यू में अगर यहाँ माइनस को अप्लाई कर देंगे, जो फॉर्मर डायरेक्शन था जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा, 180 से टर्न हो जाएगा। तो ये हुआ चार्ज पर लगने वाला फोर्स, यानी कोई चार्ज जो मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्लिक डायरेक्शन में, ऑब्लिक बोले तो ना ही पैरेलल ना ही एंटी पैरेलल, किसी और एंगल पर ये मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब हमें यहाँ देखना ये है कि अब कोई कंडक्टर है, जैसे हमने मान लिया यहाँ एक कंडक्टर है P2Q, और इस P2Q जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है I। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है फोर्स एक्सपीरियंस बाई करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस रीजन में, इस क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है थ्रू आउट द रीजन, जितने एरिया तक ये एक्सपेंडेड माना जाएगा उस मैग्नेटिक फील्ड को, तो उस एरिया के हर एक पॉइंट पे, उस स्पेस के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये। और इसको हमने कंसीडर कर लिया कि वो एक्स एक्सिस में ये काम करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी। और एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो करता है, और करंट के फ्लो का डायरेक्शन हम लोग इधर दिखा रहे हैं कि इधर की तरफ करंट फ्लो करता है, और ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनक्लाइंड है थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे ये इनक्लाइंड है। तो अब ये करंट पर ये फोर्स लगेगा, ये करंट कोई चीज तो होता नहीं, इनफैक्ट करंट इनफैक्ट क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज जो फ्लो करता है उसके फ्लो को हम लोग करंट कहते हैं। तो इनफैक्ट यहाँ अगर कोई चीज के नाम की बात अगर होगी तो चार्ज पार्टिकल की बात होगी। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कंडक्टर यानी सॉलिड कंडक्टर में जो करंट कैरिंग एजेंट है, यानी करंट जो कैरियर है, जो करंट को कैरी करता है, उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन या जो भी है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ फोर्स की बात होगी, मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स की बात होती है तो वो चार्ज पर फोर्स की बात करते हैं, और चार्ज भी कैसा, तो मूविंग चार्ज पर। चार्ज भी रेस्ट में नहीं होना चाहिए, अगर चार्ज बिल्कुल रेस्ट में है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक रीजन में रखोगे तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उस पर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगाएगा। हाँ, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो हर हाल में उस पर फोर्स लगेगा, चाहे वो रेस्ट में रहता है या फिर मूव करता है, इट डजंट मैटर, तो उसमें फोर्स हर हाल में लगेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारा करंट कैरियर है, करंट को कैरी करने वाला है, वो है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। और एक चीज और है कि हम जब किसी कंडक्टर में
किसी कंडक्टर में जब हम करंट की बात करते हैं कि ये कंडक्टर है, करंट इधर की तरफ फ्लो करता है। इनफैक्ट ये जो एक कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो एक्चुअल करंट का डायरेक्शन होता नहीं है। एक्चुअल करंट का डायरेक्शन कन्वेंशनल डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि सॉलिड कंडक्टर में करंट का जो कारण है वो फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, उसकी गति से, उसके चलने के कारण होता है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है कन्वेंशनल करंट को जो डायरेक्शन दिखाते हैं जस्ट उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब मान लेते हैं कि इस कंडक्टर में करंट अगर हम इधर की तरफ दिखाते हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण हम करंट की बात करते हैं या कर पाते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा इधर की तरफ मूव करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के जो डायरेक्शन होता है वो कन्वेंशनल करंट के बिल्कुल अपोजिट होगा। और इलेक्ट्रॉन के मूव करने का जो वेलोसिटी होता है उसके वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, और उस समय इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में, जिस स्पीड से जाता है उस डायरेक्शन में, उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इधर की तरफ है, जस्ट अपोजिट ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो अब इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे हमें ये चीज तय करना है कि इस पर लगने वाला फोर्स किधर की तरफ होगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी और उसका वैल्यू क्या होगा। तो पहले कितना फोर्स लगता है वो देखते हैं और उसकी बाद डायरेक्शन की भी बात करते हैं। तो कितना फोर्स लगता है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, कितना फोर्स लगता है। तो अगर हम ये कहें कि ये जो हमने कंडक्टर ले रखा है, ये पूरा कंडक्टर, इस पूरे कंडक्टर की अगर बात करें तो ये कंडक्टर का लेंथ बहुत बड़ा भी हो सकता है और उसका शेप यूनिफॉर्म हो, ऐसा भी कुछ बात इसमें नहीं हम लोग कह सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग करते क्या, एक छोटा सा एलिमेंट पहले इसका काट लेते हैं। तो एक छोटा सा एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया, इसका, इस कंडक्टर का एक छोटा सा एलिमेंट टुकड़ा ले लिया और उस एलिमेंट को हमने नाम दिया dl। उसकी टोटल लेंथ अगर l है तो उसके छोटे से एक एलिमेंट हमने कंसीडर करा यहाँ से यहाँ तक और उसका लेंथ ले लिया dl। तो मान लेते हैं कि हमारा जो ये कंडक्टर है उसका एलिमेंट, लेट स्मॉल एलिमेंट या लेट लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों अगर आपने पेन पेपर के साथ बैठा है तो मेरे साथ आप नोट्स कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये टॉपिक। तो लेट लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ कंडक्टर ये उसको हमने dl ले लिया। बच्चों गला फंस रहा है, चलो कोई बात नहीं, सॉरी। तो कंडक्टर का लेंथ हमने dl ले लिया और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा। ये जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ होगा। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने ले लिया यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया यहाँ पे a। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब बात करते हैं बच्चों तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, कोर इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं होता है। यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या फिर यूँ कहा जाए कि जो इलेक्ट्रॉन मोबाइल हो, यानी अपने मेटल, अपने जो पेरेंट एटम है किसी भी कंडक्टर का, जो जिस नेचर का बना हुआ, जैसे आयरन का बना हुआ है या अल्युमिनियम का है, कॉपर का है, जिसका भी वो कंडक्टर है, उस एलिमेंट का जो एटम है, उस एटम को अगर कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ के किसी दूसरे एटम में, नियर बाई एटम में वो मूव करता है, इजीली इधर से उधर वो मूव कर सकता है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये सारी बातें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बता रखा है।
अगर आप मेरे इस चैनल के लिए बिल्कुल न्यू व्यूवर्स हो आप जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो हमारे जितना भी वीडियोस है, जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखा है करंट के सिलसिले में, और करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसका डायरेक्शन क्या है, कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, करंट के ओरिजिन क्या है, ये सारी बातें हमने बहुत छोटे छोटे लेंथ्स का वीडियो बना रखा है, उसको आप ज़रूर देखें तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमने ले लिया n, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं इसको हम लोग, इसी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में, इसी को हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो n है। तो अब हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस छोटे से एलिमेंट में क्या हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करेंगे उस छोटे से एलिमेंट में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ये पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे n है, और टोटल वॉल्यूम कितना है, तो टोटल वॉल्यूम इस छोटे से एलिमेंट का लेंगे तो वॉल्यूम बराबर होता है उसकी लेंथ को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वॉल्यूम हो जाता है, यानी लेंथ ही इसका dl है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये उसका वॉल्यूम हो जाता है। यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है और इतने वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, n इंटू इतना हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इतना है, यानी इस छोटे से एलिमेंट पर। अब इस छोटे से एलिमेंट में के अंदर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इतने चार्ज कैरियर हमारे पास है। तो अब ये टोटल चार्ज की अगर बात करें इस छोटे से कंडक्टर में, एलिमेंट में, तो अब यहाँ लिख देते हैं हम लोग टोटल चार्ज को अगर हम Q कंसीडर करते हुए लें तो यहाँ पे हो जाएगा NdL इंटू A, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम E लिखते हैं तो टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ये चार्ज हो जाएगा इस कंडक्टर के अंदर, यानी इस कंडक्टर के अंदर जो मूविंग चार्ज है हमारा वो इतना है टोटल। अब इस सारे चार्ज के टोटल इलेक्ट्रॉन्स मिला के इतना चार्ज बनता है, इस इंटायर चार्ज पे हमारा फोर्स कितना लग रहा है। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स को हम लोग देखते हैं यहाँ पे बहुत सिंपल वे में, आप जानते हो कि फोर्स कितना लगता है, तो फोर्स को हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं देखने के लिए। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो बच्चों। तो अब यहाँ बोलेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाई experience by total charge in conductor element, ये जो कंडक्टर एलिमेंट है, इस कंडक्टर एलिमेंट में टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो टोटल फोर्स की अगर बात करेंगे, छोटा सा हमने एलिमेंट लिया है तो कंसीडर करते हैं कि थोड़ा सा फोर्स लग रहा है तो D लगा देते हैं हम लोग, और इधर की तरफ हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाइड वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड B है और इसका जो वेलोसिटी है, इसके वेलोसिटी को, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया Vd। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज यहाँ पे हमारा आ जाएगा NdL A, और यहाँ पे लग जाएगा E को हम शुरू में कर देते हैं, यहाँ पे Vd क्रॉस B। इतना हमारा टोटल फोर्स इस एलिमेंट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है वो सारे पर लगने वाला फोर्स इतना है। अब इस फोर्स को हम लोग फर्दर चूंकि छोटे से एलिमेंट पर लग रहा है, और ध्यान देना है कि ये जो चार्ज है हमारा, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो जो कन्वेंशनल हम लोग डायरेक्शन यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन का, चूँकि करंट के डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट होता है,
तो हम लोगों ने ये कहा कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ कोई पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ v वेलोसिटी चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, दोनों के बीच सम एंगल थीटा है, तो इस चार्ज पर जो इसके कारण फोर्स लग रहा है वो फोर्स का वैल्यू होता है Q v क्रॉस b। इसके हिसाब से इसका डायरेक्शन तय करते हैं। जैसे हमने कहा कि डायरेक्शन ऐसे करेंगे तो इधर की तरफ आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव हो जाता है, जैसे हमारे पास वहाँ पे टोटल चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और सारा चार्ज हमारा इंटायर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन जस्ट पलट देना है। डायरेक्शन जब नेगेटिव कर देंगे, जो डायरेक्शन ये था जस्ट उसको रिवर्स कर देना है, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम रिवर्स दिखाने के लिए यहाँ पे माइनस कर देते हैं, दिस इज माइनस। तो ये माइनस कर देने के बाद ये बात हमें ये समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन जो हम लोगों ने डिराइव करा था VD या V क्रॉस B, उसके जस्ट अपोजिट है। ये था पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो अब थोड़ा सा इसको हम लोग इनहेंस करते, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अगर हम इस करंट को, अगर यहाँ पे इस वैल्यू को थोड़ा सा बाहर कर दें, थोड़ा सा कुछ देर के लिए, तो इसको मान लेते EN और यहाँ पे DLA। अब यहाँ VD को अगर हम बाहर करना चाहें, क्योंकि VD क्या है, VD इस कंडक्टर पर इधर की तरफ वो डायरेक्शन है, ये VD का डायरेक्शन है। और इस जो छोटा सा हमने एलिमेंट ले रखा है, इस एलिमेंट को अगर हम यूं कहें कि ये करंट एलिमेंट है, तो अगर इसको करंट एलिमेंट की बात करेंगे तो इस पे एक डायरेक्शन शो करते हैं हम लोग, एक एरो दे देते हैं, तो उसको हम लोग एलिमेंट नहीं बोल करके करंट एलिमेंट बोलते हैं। यानी अब उसमें एक डायरेक्शन आ गया। अगर इसमें डायरेक्शन आप दे देते हो, अगर DL पे आप डायरेक्शन दे देते हो, तो ये करंट एलिमेंट कहलाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो करंट के डायरेक्शन होगी, यानी ये डायरेक्शन हो जाएगा। अगर ये डायरेक्शन हो जाएगा तब तो फिर ये हमें माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक हमें माइनस की जरूरत पड़ रही है, चूंकि नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे थे और उसका डायरेक्शन इधर था, VD का डायरेक्शन इधर था। अब इस डायरेक्शन वाले वैल्यू को अगर हम बाहर निकाल लें, और बाहर निकाल करके यहाँ पे EN DL, यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ से हटा देते हैं, यहीं पे लिखते हैं। इस वैल्यू को अगर हम ये कहें कि EN है और यहाँ A है, और VD को अगर हम बाहर कर लें तो यहाँ पे वेक्टर हमारा हट जाता है। तो हमने कहा कि इसके प्लेस में हमने यहाँ एक छोटा सा वेक्टर एलिमेंट, यानी एरिया के करंट एलिमेंट या कंडक्टर का जो छोटा टुकड़ा एलिमेंट्स लिया हमने, वहाँ पे उसको सेट कर दिया, और यहाँ पे B के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ इस वैल्यू को, यहाँ पे जो हमारा माइनस था, पहले तो ये समझो बच्चों कि माइनस हटा कैसे। जब तक ये VD था तो VD का डायरेक्शन इधर था, तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उसका डायरेक्शन VD के साथ जो डायरेक्शन बनता है उसका उल्टा हो जाता है। मान लो कि अगर हम यूं कहें कि ये VD इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये थीटा है, तो अगर हम ये कहें कि ये वेलोसिटी ऑफ द चार्ज है, चार्ज का ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इधर अगर हम इसको घुमा दें इस तरह तो इसका जो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू है वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव है, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये जो हमारा डायरेक्शन है जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसी अपोजिट को दिखाने के लिए हम लोग इसके सामने में नेगेटिव रखा था। तो अब जब VD को हमने बाहर कर लिया और उसके साथ अंदर में हमने DL को रख दिया, और DL को हमने कहा कि करंट एलिमेंट है और उसमें एरो लगा दिया गया, और ये बता रहा है कि उसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन हम लोग मानते हैं, या यूं कहो कि जो कन्वेंशनल चार्ज अगर जिधर की तरफ हमारा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन में हमारा कन्वेंशनल करंट के तरफ जो डायरेक्शन होता है वहाँ पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कंसीडर करते हैं। और जेन्युइन या इलेक्ट्रॉनिक जो डायरेक्शन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग जेन्युइन या रियल या एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट कहते हैं। लेकिन जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज चूंकि फ्लो करता नहीं है, ऑलरेडी आप केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट में आप पढ़ चुके होंगे कि पॉजिटिव चार्ज किसी भी मेटल कंडक्टर में फ्लो नहीं करता है, वो बहता नहीं है,
वो स्टैटिक होता है, वो आयंस के फॉर्म में अपने अपने लैटिस में बिल्कुल फिक्स रहता है। हाँ, अगर टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है तो अपने लैटिस में वाइब्रेट कर सकता है, बट इट कैन नॉट मूव, ये अपनी जगह से मूव नहीं कर, अगर मूव करता है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम कहें कि इधर की तरफ करंट फ्लो करता है तो इधर की तरफ कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, लेकिन हम लोग कन्वेंशनली मान लेते हैं कि इधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा था। तो उसी डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया, डीएल रख दिया है। तो उसी डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में आपने डीएल रख दिए हो तो ऑब्वियसली अब ये माइनस देने की जरूरत नहीं है, जो डायरेक्शन उसका बनता है वही डायरेक्शन होगा। अब यहाँ थोड़ा सा इसको हम लोग एक वैल्यू यहाँ पे सेट करना चाहेंगे। आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो उसमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन था NeAVD, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो वैल्यू है हमारा ये करंट होता है। तो अगर यहाँ देखें NeAVD है तो इसको हम करंट कह सकते हैं, दिस इज करंट, ये करंट का फॉर्मूला है। और ये हो गया DL क्रॉस B, DL क्रॉस B, ये हो गया हमारा छोटा सा एलिमेंट पर लगने वाला थोड़ा सा फोर्स। D लगने का मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है, D का मतलब बहुत कम होता है। और वैसे भी जो हम लोग यहाँ इस छोटे से एलिमेंट की बात करा तो इतना बड़ा विजिबिलिटी के लिए इतना हम दिखा सकते हैं, बट जब हमने D लगा दिया तो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, जब आप D लगाते हो तो उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं वेरी वेरी स्मॉल कंसीडर करते हो। और वेरी वेरी स्मॉल का कॉन्सेप्ट ये भी है कि कितना स्मॉल, तो कहा जाता है जितना आप सोच सकते हो उतना उतना उससे भी छोटा, उससे भी स्मॉल। तो अब यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट तो यही है। अगर हमने यहाँ DL ले रखा है तो ये वैल्यू इस तरह से हमारा आता है। अब थोड़ा सा अगर इसको इस तरह से देखें कि ये क्रॉस प्रोडक्ट की बात अगर हम करते हैं तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, ये आ जाएगा DL B साइन ऑफ द एंगल बिटवीन बोथ दिस टू, दोनों के बीच का एंगल हमने थीटा कंसीडर करा है, और इसमें एक यूनिट वेक्टर n कैप ले लेते हैं। अब बोथ साइड यहाँ पे हम इसका मोड ले लेते हैं, बोथ साइड दोनों तरफ अगर हम मोड ले लेते हैं, मॉडुलस का साइन ले लेते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, DF को सिंपली हम यहाँ पे अब इसको केवल DF बोलेंगे, ये जो एरो है ये हट जाता है। जब आप मोड लगाते हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हो, डायरेक्शन की बात नहीं होती है। और जब तक वो वेक्टर के ऊपर में, वेक्टर का कोई भी सिंबल के ऊपर में एरो रखते हो उसका मतलब है कि उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। लेकिन जब हम मोड की बात करते हैं तो डायरेक्शन पर बात नहीं करते, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है। तो ये हो गया IDL B साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर का मोड वैल्यू 1 हो जाता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो अब ये छोटे से एलिमेंट के कारण अगर इतना हमारा फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो अब अगर इसको हम यूं कहें कि हमारा कंडक्टर मार्जिनली अगर बड़ा है, एक स्पेसिफाइड साइज का है, तो उसके लिए हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगर प्रॉपर L लेंथ का कोई कंडक्टर है, उस पर अगर हम विचार करते हैं कि कितना उस पर फोर्स लग रहा है, उसमें करंट फ्लो करता है तो कितना फोर्स लगता है, तो यहाँ हम लोग सिंपली यहाँ लिख देते हैं फॉर इंटायर कंडक्टर। अब यहाँ जो भी कंडक्टर का लेंथ है उस पूरे कंडक्टर की अगर बात करें, फॉर इंटायर कंडक्टर कितना फोर्स लगेगा, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, दिस बिकम्स इंटीग्रेट एंड IDL B साइन थीटा। अब यहाँ देखना है DF का, तो यहाँ पे F ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो वैल्यू जिस पे हमको इंटीग्रल साइन का यूज नहीं करना है उसको बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे करंट जो हमारा कंडक्टर में वो फिक्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हम वहाँ पे यूनिफॉर्म रखे हुए हैं, और दोनों के बीच यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट जो फ्लो करता है उसका डायरेक्शन को भी हम फिक्स रखा है। तो यहाँ पे साइन थीटा भी हमारा फिक्स है। अगर ये वेरी करता है तो ये DL करता है, क्योंकि हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है। तो अगर हमने एलिमेंट के साइज को बढ़ा लिया होता या जो हमने कंसीडर किया उससे भी छोटा लिया होता, तो ये वैल्यू हमारा, अगर हम बात करें कि ये वैल्यू वेरी कर सकता है। फिर अगर हमने कहा कि इंटायर कंडक्टर, तो ऑब्वियसली
इसको तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये सारे बिट्स को छोटे छोटे जितने जो टुकड़े होते हैं उनको ऐड करना होता है। इंटीग्रेट का मतलब होता है अगर आपने एक बहुत छोटे छोटे बिट्स बना दिए हो किसी भी चीज़ का, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिए हो, तो उसमें से एक पार्ट को लेकर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो होल पार्ट हमें होल फिगर उसका आ जाता है हमारे पास। तो अगर इस तरह से बात करेंगे तो ये आई बी साइन थीटा और ये हो जाएगा डी एल का एल हो जाएगा। थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम लोग इसको इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, बी और यहाँ आई और एल को यहाँ कर देते हैं, ये हो गया बिल साइन थीटा। यानी कोई भी कंडक्टर एल लेंथ का जिसमें करंट आई फ्लो करता है और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा कोण पर वो कंडक्टर इंक्लाइंड है तो उस कंडक्टर पर यानी करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो लगेगा बी आई एल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। अब थोड़ा सा इसमें कुछ स्पेशल केस पर हम लोग बात करते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम एनबी में दिखा देते हैं स्पेशल केस में। तो एनबी में इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे, अब ये कंडक्टर ऐसा हो सकता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और हमने जो कंडक्टर ले रखा है उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है उसका भी यही डायरेक्शन है, करंट का भी यही डायरेक्शन है। तो इस केस में ऐसा हो जाएगा कि बी और आई यानी करंट के डायरेक्शन के बीच का अगर एंगल की बात करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे साइन जीरो जीरो हो जाता है। या ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर ही डायरेक्शन में है लेकिन जो कंडक्टर पे हम करंट फ्लो की बात करते हैं वो करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट है। तो इस केस में थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री वंस अगेन फिर ये जीरो हो जाता है, तो उस समय फोर्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि एनबी में हम इस चीज को कह सकते हैं कि अगर एनबी में ये बात हम कह सकते हैं कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर दो पोजीशन में हो, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो और मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। इफ करंट कैरिंग कंडक्टर is parallel or anti-parallel to magnetic field यानी B, तब कंडक्टर पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता है। then no magnetic force acts on the कंडक्टर, उस कंडक्टर पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है। और जब कोई कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो करता है अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, उस रीजन में है जहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वो ऑब्लिकली डायरेक्शन में है, यानी कि पैरेलल एंटी पैरेलल डायरेक्शन में नहीं है, ऑब्लिक डायरेक्शन पे है, तो उस समय उस कंडक्टर पर फोर्स लगेगा। और अगर पैरेलल एंटी पैरेलल अगर है तो उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। तो दिस इज अबाउट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसी तरह से हमारा ये टॉपिक है बच्चों, इस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट थोड़ा सा चलेगा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बहुत सारे लॉज भी आने वाले हैं, जिसमें बार्ट्स लॉ बहुत मशहूर है इसका, ये भी आने वाला है। तो इसी तरह से और भी कुछ वीडियोस, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाला है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और हमारे इस चैनल को इस तरह से आप प्रोत्साहित करते रहें। बेहतर है कि अगर आप न्यू व्यूवर्स हो तो आप उसको तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा। जब जब कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।